सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किए फ्योल साहब के 3 प्रिंसिपल। तो क्या आप सभी लोगों को वो 3 प्रिंसिपल समझ आए? तो अगर समझ आ गए थे तो उन तीनों प्रिंसिपल के अंदर फ्योल साहब क्या समझा रहे थे, मात्र 2 लाइन में मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि उन 2 प्रिंसिपल्स में आपने क्या सीखा। डेफिनेटली इससे क्या होगा कि आपके 2 प्रिंसिपल्स रिकॉल हो जाएंगे और आपको आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स है उसको समझने में भी आसानी होगी। तो लगाइए अपनी आज की अटेंडेंस, साथ में दीजिए मुझे लास्ट क्लास का एक रिकैप, फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास और आगे के प्रिंसिपल्स। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे के प्रिंसिपल्स, जिसमें 4th प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। तो बेटा 4th प्रिंसिपल जो है यूनिटी ऑफ कमांड, अब वो क्या कहता है फ्योल साहब, उसके अंदर क्या कहना चाहते हैं, चलो उसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो बेटा चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है। देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल का नाम क्या है। देखो प्रिंसिपल, आपके स्कूल के प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि फ्योल साहब ने जो हमें यहाँ पर एक प्रिंसिपल का एक्सप्लेनेशन दिया है, बेसिकली वो क्या कह रहा है। प्रिंसिपल का नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। तो बेटा यूनिटी का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब है एक साथ या एक जैसे, ठीक है। यूनिटी का मतलब बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा है, एकता। एकता ही बोलते हैं ना, एक साथ या एकता। उसके बाद कमांड का मतलब क्या होता है बेटा? कमांड का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली देखा जाए तो ये प्रिंसिपल किस चीज के बारे में कह रहा है कि इंस्ट्रक्शंस में एकता होनी चाहिए, यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है उसमें यूनिटी यानी कि एकता होनी चाहिए। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंस्ट्रक्शन देने का काम करते कौन है? भाई 2 लोगों के बीच का रिश्ता पढ़ते हैं हम जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। एक होता है हमारा सुपीरियर और एक होता है हमारा सबऑर्डिनेट। अब सिंपल सी बात, आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से किसके पास ये राइट है कि वो इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं? डेफिनेटली आप कहेंगे कि मैम सुपीरियर्स के पास। तो बेटा जी यहाँ पर बात हो रही है कि जब भी सुपीरियर्स अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होनी चाहिए? उस इंस्ट्रक्शन के अंदर एकता होनी चाहिए, यानी कि होनी चाहिए यूनिटी। मतलब मैम अभी भी बात कुछ जमी नहीं है। चलो अभी जमाते हैं इस बात को और एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। मान लो ये हो तुम और ये बैठे तुम्हारे माता पिता जी, ठीक है। ये है तुम्हारी मम्मी जी और ये है तुम्हारे पापा जी, ठीक है। और एक दिन तुम तीनों बैठकर टीवी देख रहे थे। और टीवी का रिमोट जो था वो तुम्हारे आगे रखा हुआ था। ये क्या है बेटा? ये है टीवी का रिमोट, ठीक। अब क्या हुआ, जैसे ही तुमने टीवी का रिमोट उठाया टीवी ऑन करने के लिए कि चलो आज मस्त बैठकर यहाँ पे आज मैं नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज देखूंगा, नई आई है, उसी टाइम पे अचानक मम्मी ने कहा कि अरे सुनो बेटा, एक काम करो, वो मेरा सीरियल आ रहा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा वो लगा देना। और तुरंत बराबर में बैठे पापा बोले, अरे छोड़, ये तो पता नहीं क्या क्या देखती रहती है, एक काम कर, या तो न्यूज़ चला दे, या आईपीएल चल रहे हैं ना, या फिर मैच चला दे। अब यहाँ पर तुम तो कुछ और करने के बारे में सोच रहे थे, पर सामने से कुछ 2 इंस्ट्रक्शन आई, एक मम्मी ने इंस्ट्रक्शन दी, एक पापा ने इंस्ट्रक्शन दी। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि यार क्या करूं? मम्मी की नहीं सुनूंगा तो मम्मी बहुत मारेंगी यार, आज खाना भी नहीं देंगी। पापा की नहीं सुनूंगा तो शाम को पापा से पैसे कैसे मांगूंगा दोस्तों के साथ पार्टी करने जाने के लिए, यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब जिसकी नहीं सुनूंगा वहीं से मार खाऊंगा, अब करूं तो करूं क्या? माइंड में आया कंफ्यूजन और तुमने क्या किया, एक ऐसा बटन दबा दिया तुमने टीवी का कि उससे टीवी चलना ही बंद हो गया। अब दोनों कोशिश में लगे हुए हैं कि टीवी किस तरीके से चल जाए, और तुमने एक ऐसा मोड ऑन कर दिया उस टीवी के अंदर कि अब टीवी चल ही नहीं रहा है। तुम्हें ही पता है कि कौन सा बटन यूज करोगे तब जाके टीवी दोबारा चल पाएगा। इसका मतलब तुमने अपने बचने का रास्ता निकाल दिया। ना तुमने मम्मी की सुनी, ना तुमने पापा की सुनी। क्यों? क्योंकि काम तो एक ही करना था,
चलना तो टीवी था। अब टीवी में किसी एक की चीज ही चल सकती थी, किसी एक की पसंद की। अब दोनों की पसंद तो नहीं चल सकती थी वहां पर। अब ऐसे में दोनों ही तुम्हारे सुपीरियर्स थे, यानी कि यहाँ पर बेटा तुम तो सबऑर्डिनेट का रोल प्ले कर रहे हो, क्योंकि तुम तो उनको इंस्ट्रक्शन दे नहीं सकते। तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन कहाँ से आ रही है? मम्मी पापा के पास से आ रही है। तो ये दोनों हो गए तुम्हारे सुपीरियर। अब इन दोनों की अगर आपस में बातचीत खराब है, दोनों एक दूसरे की बात सुनते ही नहीं है, अपोजिट ही दोनों एक दूसरे से बोलते हैं, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? दोनों ने तुम्हें कमांड दी, दोनों ने तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन अलग अलग इंस्ट्रक्शन। अब तुम सोच रहे हो कि भाई किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं, तो तुमने बीच का रास्ता निकाला और तुम बच के निकलकर भागने की तुमने कोशिश कर ली या नहीं कर ली? तो बेटा यही तो कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि एक सुपीरियर को एक ही बॉस ऑर्डर दे किसी एक काम को करने के लिए। अगर एक ही काम को करने के लिए 10 लोग अगर ऑर्डर देंगे या एक से ज्यादा लोग ऑर्डर देंगे, तो भैया हमारा सबऑर्डिनेट कंफ्यूज हो जाएगा। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ इसका। देखो भाई, एक और एग्जाम्पल से समझो इसको, कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, ये क्लास है और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक। और उस क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए एक मैम आती है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए एक मैम आती है। और मैम ने कहा कि सभी बच्चे जो बीएसटी की नोटबुक बनाएंगे उसके ऊपर येलो कलर का कवर चढ़ाएंगे, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ समरी बनाएंगे, उसके अंदर सिर्फ समरी नोट्स बनाएंगे। अब वहीं पर उसी दिन एक और मैम आती हैं, जो कि तुम्हारी क्लास टीचर है, ठीक है। ये तो तुम्हारी सब्जेक्ट टीचर थी बीएसटी वाली मैम, लेकिन वो तुम्हारी क्लास टीचर है। अच्छा, क्लास टीचर ने आके कहा कि सभी बच्चे बिजनेस स्टडीज की नोटबुक पर पिंक कलर का कवर चढ़ाएंगे, और डिटेल नोटबुक बनाएंगे, डिटेल नोटबुक। और मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, मेरी बात ही सबको माननी है। मैं हर सब्जेक्ट के कलर बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको कौन से कलर का कवर चढ़ाना है। अब भाई देखो, दोनों ही तुम्हारे लिए टीचर्स हैं, भले ये सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो क्लास टीचर है, भाई दोनों ही तुम्हारे लिए सुपीरियर है। दोनों ने ही सेम चीज के लिए इंस्ट्रक्शन दिए। एक ने बोला येलो कवर चढ़ाओ, एक ने बोला पिंक कलर का कवर चढ़ाओ। अब तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आई कि यार करें क्या, किसकी बात को माने? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम हम तो बीएसटी वाली मैम की बात मानेंगे, क्योंकि कॉपी तो वही चेक करेंगी। ओ नलायको, तुमने तो मान ली बीएसटी वाली मैम की बात। क्लास टीचर मैम ने जिस दिन स्टैंपिंग के लिए कॉपीज कलेक्ट करी और देखा कि तुमने बीएसटी की कॉपी के ऊपर येलो कवर चढ़ा रखा है पिंक की जगह, नहीं तो बेटा बहुत पिटाई होगी तुम्हारी। मैम क्या कहेंगे कि क्लास टीचर की बात नहीं मानते हो, तो कुछ बच्चे हो सकता है क्लास टीचर मैम की बात मानेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक क्योस हो जाएगा, यहाँ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा, बच्चा डुअल सबऑर्डिनेशन में फंस जाएगा। डुअल सबऑर्डिनेशन मतलब उसकी जवाबदेही दो लोगों के लिए हो रही है, उसको दो लोगों को रिस्पॉन्स देना पड़ रहा है एक चीज के लिए, और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन में रहेगा। और हो सकता है कुछ बच्चे तो इस कंफ्यूजन में आके कवर ही ना चढ़ाएं। बचने का रास्ता मिल रहा है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर दो अलग अलग लोगों से मिल रहा है सेम चीज के लिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड इस चीज का सॉल्यूशन देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं तुम्हें इससे जुड़ा एक कंपनी का एग्जाम्पल देती हूँ, फिर हम लोग अपने डिटेल पे आएंगे कि क्या हमें वहां पे सिखाया गया है। देखो बेटा, क्या हुआ, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सेल्समैन है, ठीक है। कितने सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं तुम्हें, देख लो कितने सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं। एक सेल्समैन है और उसके सामने खड़े हैं उसके दो सुपीरियर, एक है फाइनेंस मैनेजर और एक है हमारे पास मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। एक है फाइनेंस मैनेजर और एक है आपका मार्केटिंग मैनेजर। अब इस सेल्समैन को एक इंस्ट्रक्शन मिली इसके मार्केटिंग मैनेजर के साथ कि सुनो भाई, जब भी तुम्हें किसी भी कस्टमर के साथ डील को नेगोशिएट करना है, तो भाई सेल्स को बढ़ाना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, तो तुम 10% का डिस्काउंट दे देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब भी तुम कस्टमर के साथ डील को नेगोशिएट करोगे हमारी तरफ से छूट है, 10% का डिस्काउंट दे देना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है, ठीक। बट यही बात कहने के बाद मार्केटिंग मैनेजर वहां से चला गया। मार्केटिंग मैनेजर को गए हुए मात्र 10 मिनट हुए थे। 10 मिनट बाद फाइनेंस मैनेजर फटाफट भगता हुआ आता है, अरे 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 सेल्समैन सुनो 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 सुनो। उसने कहा हाँ सर जी बताइए क्या बात है। उसने कहा कि तुम्हें पता है तुम्हें कस्टमर के साथ डील नेगोशिएट करनी होती है, तो सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं कि जब तुम डिस्काउंट अलाउड करोगे ना, तो 5% से ज्यादा डिस्काउंट मत देना,
तो कहेगा कि सर अभी मार्केटिंग मैनेजर तो ये बोल के गए थे कि 10% का डिस्काउंट दे सकते हैं। कह रहे मुझे पता है, उसे कुछ नहीं पता, उसे क्या पता कंपनी का बजट क्या चल रहा है। कंपनी का बजट तो मुझे पता है ना, अगर 10% डिस्काउंट दे दोगे तो कंपनी को लॉस हो जाएगा। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं फाइनेंस मैनेजर हूँ कंपनी के अंदर, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना होता। 5% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं तुम दे सकते, मेरी बात मानो। और मार्केटिंग मैनेजर कह के गया था कि भाई सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, इधर उधर के लोगों की बातें मत सुनना, हमें पता है ना सेल्स कैसे बढ़ाई जाती है, 10% का डिस्काउंट दे देना। हाय राम, बेचारे हमारे सेल्समैन को डाल दिया यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन में। किसकी बात माने भाई, वो अपने मार्केटिंग मैनेजर की बात माने या फाइनेंस मैनेजर की बात माने? वो तो भाई दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दोनों उसके सुपीरियर। अब क्या करे बेचारा, आगे कंफ्यूजन में। तो हो सकता है वो भी अपने बीच का रास्ता निकाल ले इस केस में। तो यूनिटी ऑफ कमांड इसी चीज को सिखाता है कि भाई देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एन एम्प्लॉय। तो देखो जी, फ्योल साहब ने ये चीज ऑब्जर्व करी ऑर्गेनाइजेशन में और सिखाया कि क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनेंगे अब इस बात को। According to the Fayol, there should be one and only one boss for every individual employee, कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए। यानी कि जैसे ये हमारा एक सुपीरियर है अगर, तो इसके अंडर हमारा एक सबऑर्डिनेट है, तो भाई ये सबऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिर्फ इस बंदे के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ना हो कि इसको भी जवाब देना है और एक और सुपीरियर बैठा है उसको भी जवाब देना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो डुअल सबऑर्डिनेशन हो जाएगा। ठीक है। सो इफ एन एम्प्लॉय गेट्स ऑर्डर फ्रॉम टू सुपीरियर्स, अगर एक एम्प्लॉय को दो सुपीरियर से अगर एक ही टाइम पर अगर इंस्ट्रक्शन से कमांड मिलती है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी जो है यहाँ पर, यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है, यानी कि आप उसका उल्लंघन कर रहे हो, आप उसको तोड़ रहे हो, अगर एक ही टाइम पर उसको दो लोगों को जवाब देना है तो। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इस तरीके का जो प्रिंसिपल है ना, वो आप मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में भी देख सकते हो। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है स्ट्रिक्टली, और डुअल सबऑर्डिनेशन को अवॉइड किया जाता है। तो अब देखो जरा, यहाँ पे वही एग्जाम्पल है जो मैं तुम्हें अभी सिखा कर आई हूं, तो देख लो। सपोज अ सेल्स पर्सन इज आस्क्ड टू क्लिंच अ डील with the buyer and is allowed to give 10% discount by the marketing manager, कि मान लो किसी एक सेल्समैन को ये बोला गया, सेल्स पर्सन को, कि आपको जब भी बायर के साथ डील को नेगोशिएट करना है तो आपको हम अलाउड कर रहे हैं 10% का डिस्काउंट दे देना, बट द फाइनेंस डिपार्टमेंट टेल्स हिम नॉट टू ऑफर मोर देन 5% डिस्काउंट। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन आई कि 5% ज्यादा नहीं दे सकते। नाउ देर इज नो यूनिटी ऑफ कमांड। अब यहाँ पे किसी भी तरीके का यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो नहीं हो रहा है। इसे आप सिर्फ तभी फॉलो कर पाओगे जब आपस में डिपार्टमेंट्स बात कर लेते, डिपार्टमेंट्स के कमांड में यूनिटी हो जाती, वो सोच लेते कि यार मैं 10 कह रहा हूँ तुम 5 कह रहे हो, चलो एक बीच का रास्ता निकाल के उस बंदे को एक ही परसेंटेज बताते हैं। तो ये आपस में उनके कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो उसकी वजह से सफर कौन कर रहा है, बेचारा हमारा सेल्स पर्सन। ठीक है जी, समझ आ गया। यूनिटी ऑफ कमांड तो बहुत इजी प्रिंसिपल है हमारा। अब एक प्रिंसिपल और आया यूनिटी से ही रिलेटेड, जिसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब अक्सर बच्चा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को मिक्स कर देता है, बट दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां पर यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के बारे में बात करता है, वहीं पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में बात करता है, कि यहाँ पर जब हम ग्रुप में रहकर काम करते हैं तो हमारे काम की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की यूनिटी के बारे में बात करता है कि हम जिस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो उस गोल की तरफ बढ़ते हुए हम सभी लोगों के एक्शन से बेसिकली यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड में। तो चलो पहले एक बार इसको रीड करते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल दूंगी। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है all the units of an organization should be moving towards the same objective through coordinated and focused efforts। उन्होंने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूनिट्स होती हैं वो सभी के सभी एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ चल रही होती हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही होती हैं, और वो ये काम कैसे कर पाती हैं, अपने कोऑर्डिनेटेड और फोकस्ड एफर्ट्स के साथ। तो यहाँ से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की डेफिनेशन निकली, that each group of activities having the same objective must have one head and one plan।
उन्होंने बोला ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज हो रही है। एक्टिविटीज से कहने का क्या मतलब है इनका, कि मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, या कोई अलग अलग डिविजन्स बनी हुई हैं, या फिर अलग अलग यूनिट्स बनी हुई हैं। तो ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज से मतलब क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट में होने वाली एक्टिविटीज। जैसे अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं तो परचेज डिपार्टमेंट है, वहां पे सिर्फ परचेज का काम हो रहा होगा, जितना भी रॉ मटेरियल होता होगा वो यहाँ खरीद के लाया जाता होगा, ठीक है। मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो जितनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज होती होंगी वो सारी सिर्फ उस एक डिपार्टमेंट में होती होगी, और किसी डिपार्टमेंट को मतलब नहीं है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, वो अपना सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो है वो अपने कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है, ठीक है। हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव, इनका सेम ऑब्जेक्टिव होगा, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। तो हर किसी का एक हेड और एक प्लान होना चाहिए। एक हेड का मतलब है कि वो एक डिपार्टमेंट भी एक है उस चीज को करने के लिए, और उनका प्लान भी एक ही है, ठीक है। सो दिस एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो जैसे मैंने अभी आपको ये बात बताई कि यहाँ पर एक्शन की यूनिटी की बात होती है, कि जब सभी लोग काम कर रहे हैं, कॉमन डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो सभी लोगों के एक्शंस पे यूनिटी होनी चाहिए। चलो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। नॉर्मली मैं और आप, ठीक है, हम दोनों एक गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको भी 95 प्लस चाहिए और मुझे भी आपको 95 प्लस दिलवाना है। मेरा भी टारगेट ये है कि मैं आपको 95 प्लस दिलवाऊं, ठीक है। अब 95 प्लस दिलवाने के लिए मैं तो खूब मेहनत कर रही हूँ, मैं तो हर आए दिन वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाती हूँ, बहुत पेशेंस के साथ, अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो जाती अपने लेक्चर के साथ, तब तक आपके सामने वो लेक्चर आता नहीं है। किस दिन समझ जाना, अगर आपके पास कोई लेक्चर नहीं आ रहा है तो ये समझ जाना कि मैम ने लेक्चर रिकॉर्ड तो किया होगा, लेकिन मैम खुद सेटिस्फाइड नहीं हुई होंगी शायद, इस वजह से वो लेक्चर आपके सामने नहीं आया, तो मैम ने रीशूट किया होगा, या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी जिसकी वजह से मैम को लग रहा होगा कि अभी क्वालिटी लेक्चर नहीं बना है, तो नहीं देना है लेक्चर। अब देना है तो बढ़िया वाला ही देना है, नहीं तो नहीं देना है। तो उसके लिए मैं बहुत प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं मेहनत कर रही हूँ, और मैं डेडिकेटेडली उस पाथ पर चल रही हूँ। मैं तो अपने डायरेक्शन को फॉलो कर रही हूँ, मैंने आपको एक टाइम टेबल दिया, मैं उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वर्क कर रही हूँ, एक टारगेट के साथ वर्क कर रही हूँ कि मुझे कितने टाइम तक बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराना है, कैसे कराना है, मैंने सब कुछ सोच रखा है और मैं उस डायरेक्शन में काम कर रही हूँ। लेकिन तुम नहीं कर रहे हो उस डायरेक्शन में काम, तो मेरे एक्शंस के साथ तुम्हारे एक्शंस मैच नहीं कर रहे। तुम नहीं बैठते हो उस टाइम पर जिस टाइम पे वीडियो आती है। तुम्हें पता है 5 बजे बिजनेस स्टडीज की वीडियो आती है आपकी MWF में, लेकिन तुम नहीं बैठते उसको देखने के लिए। तुम सोचते चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, चलो ठीक है एग्जाम टाइम पे देख लेंगे। मैं तुम्हें कहती हूँ कि भाई कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, डेफिनेशंस लिख दिया करो, मेमोरी ट्रिक लिख दिया करो, ये काम कर दिया करो। तुम नहीं करते हो, तुम्हारे एक्शन मेरे एक्शन के साथ मैच ही नहीं हो रहे। तो कल को बेटा रिजल्ट अलग ही मिलेगा, आपका रिजल्ट अलग आएगा, जो मैंने एक्सपेक्ट किया होगा वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो चीजें अलग होंगी। क्यों? हमारे एक्शंस में यूनिटी नहीं है। बट वहीं पे अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को सोचते हुए अगर आगे से आगे बढ़ते हुए चल रहे होंगे, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। आपने सिर्फ सोच लिया कि ठीक है बिजनेस स्टडीज की जिम्मेदारी हमारी मैडम के साथ है, तो मैम के साथ ही उस चीज को कंप्लीट करेंगे। तो वन हेड हैड वन प्लान। पर वहीं पे अगर आप 10 जगहों पर भटक रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो कहीं से, कभी कुछ कर रहे हो कहीं से, तो कहीं ना कहीं आगे जाके एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे माइंड में कंफ्यूजन आएगा कि यार अब ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा, आधा यहाँ से और आधा वहां से है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इस चीज के बारे में बात करता है कि क्लैरिटी होनी चाहिए, एक ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए आपकी एक्टिविटीज के बीच में। क्योंकि अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में जाकर काम करोगे, मेरी डायरेक्शन अलग जाएगी, आपकी डायरेक्शन अगर अलग जाएगी, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि काम रुक जाएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पॉइंट पर आकर एक के काम के आगे दूसरे का काम रुक ही जाएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मैं पहले आपको वो एग्जाम्पल समझा देती हूँ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, फिर अपने हिसाब से आपको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कैसे समझाना है खुद के एग्जाम्पल्स के साथ वो भी बता दूंगी। ठीक है, हालांकि एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है each division should have its own in charge plans and execution resources। हर एक डिवीजन का एग्जाम्पल है, इफ अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग मोटरसाइकिल एज वेल एज कार। उन्होंने कहा एक कंपनी के अंदर मोटरसाइकिल और कार दोनों बनाई जाती है, देन इट शुड हैव 2 सेपरेट डिविजन्स फॉर बोथ ऑफ देम। ईच डिवीजन शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज प्लान्स एंड एग्जीक्यूशन रिसोर्स। ऑन नो अकाउंट शुड द वर्किंग ऑफ 2 डिविजन्स ओवरलैप। किसी भी पॉइंट पर दोनों कह सकते हो दोनों की चीजों का, दोनों डिविजन्स का जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए। तो चलो इसको भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ध्यान से समझना। उन्होंने ये बोला
कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। एक तरफ तो बन रही है कार और एक तरफ बन रही है मोटरसाइकिल्स, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताओ, दोनों के अंदर क्या रिसोर्स अलग इस्तेमाल नहीं होते होंगे? दोनों का काम अपने हिसाब से होता होगा, दोनों अपने हिसाब से रिसोर्स इस्तेमाल करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि दोनों का काम अलग तरीके का है, तो दोनों को अलग अलग डिवीजन बना दो, मतलब दोनों को दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड कर दो। जैसे कि जब आपने क्लास 11th में एंट्री ली, जब आप देखो 10th तक तो हर कई बार क्या होता था कि 10th में जैसे रेनी सीजन हो गया, मतलब रेनी सीजन चल रहा है, रेनी डे हो गया, तो बच्चे कम आ रहे हैं, तो स्कूल में क्या हो करते हैं कि सारी क्लास को कंबाइन कर देते हैं। 10th A B C D E जितने भी सेक्शन होंगे आपके स्कूल में, सब मुश्किल से सबको मिलाकर 20 बच्चे बन रहे थे, तो स्कूल वालों ने क्या किया, सभी बच्चों को एक साथ बिठा दिया। क्यों? सबके पास कॉमन सब्जेक्ट है, सब पढ़ रहे हैं वही, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, सबको यही पढ़ना है, तो सबको एक साथ बिठा के काम चल गया। लेकिन उसी रेनी डे में अगर हमारे पास कॉमर्स का बच्चा है, साइंस का बच्चा है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा है, क्या उनको हम एक साथ बिठा सकते हैं? नहीं। तो 10th तक तो ये काम हो जाता था, लेकिन क्लास 11th में आते ही बेटा क्या होता है ना कि आप लोगों को अलग अलग डिविजन्स में बांट दिया जाता है। आपकी दोस्ती को तोड़ने का सबसे पहला काम यही होता है कि यहाँ पर कॉमर्स में बिठा दो, साइंस में बिठा दो, ह्यूमैनिटीज में बिठा दो। तो यहाँ आपके काम के हिसाब से, आपकी ग्रुप ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से हमने आपके अलग अलग हेड बना दिए हैं और आप सबका अपना अलग अलग प्लान है। कॉमर्स वाले का अपना अलग प्लान है, साइंस वाले का अपना अलग प्लान है, ह्यूमैनिटीज वाले का अपना अलग प्लान है। तो सभी अपने अपने प्लान के हिसाब से अपनी अपनी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। समझ आ गई ना ये बात की यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? तो बेटा यहाँ पर भी देखा कि कार बन रही है, मोटरसाइकिल बन रही है, तो दोनों के डिवीजन अलग कर दो और दोनों को अपने अपने खुद के रिसोर्सेज दे दो अपने हिसाब से। इसके रिसोर्स अलग हैं, इसके रिसोर्स अलग है, सेपरेट रिसोर्सेज दे दो, सेपरेट इंचार्जेस बना दो इनके, यानी कि जो इनके सुपीरियर्स होंगे, इनके जो हेड होंगे वो इनके इंचार्जेस बना दो। इनके अलग अलग प्लान्स होंगे, भाई यहाँ पे प्लानिंग अलग चल रही होगी, यहाँ पे प्लानिंग अलग चल रही होगी, तो अलग अलग सब कुछ कर दो ताकि किसी भी डिवीजन का काम किसी दूसरे डिवीजन के काम में टांग ना अड़ाए, बेसिकली किसी भी तरीके की कोई रुकावट ना हो। तो समझ गए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? समझ गए ना? मुझे पता है समझ गए होगे, तो एक बार थम्स अप कर देना। अब बेटा इसी के बीच में ना एक डिफरेंस आता है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और यूनिटी ऑफ कमांड, तो साथ साथ मेरे वो भी पढ़ते हुए चलो। तो देखो बेटा ये रहा, ये है डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो देखो मीनिंग ही है, यहाँ पे क्या है, वन सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर, कि एक सबऑर्डिनेट रिसीव करे ऑर्डर सिर्फ एक ही सुपीरियर से, यानी कि एक ही सुपीरियर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो। बट यहाँ क्या कह रहे हैं कि हर ग्रुप ऑफ एक्टिविटी जो है जिनका सेम ऑब्जेक्टिव है उनका वन हेड और वन प्लान होना चाहिए, जैसे कि अभी आप डेफिनेशन में पढ़ के आए हो। ये है मेन पॉइंट। एम, एम क्या है? क्यों यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करते हो? क्योंकि डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं चाहिए। एक ही बंदा अगर दो लोगों को जवाब देगा कंफ्यूज हो जाएगा, एक ही बंदे को जवाब दे वो एक काम से रिलेटेड। और यहाँ मेन काम क्या है, क्या एम है? ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करना है, हटाना है। ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी के काम में रुकावट ना बने। उसके बाद इसका क्या असर होता है, क्या इम्प्लीकेशन है? अगर यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट होता है तो एक एम्प्लॉय को ही असर होगा, मतलब उसी सुपीरियर, उसी सबऑर्डिनेट पे असर होगा जिसके साथ ये काम हो रहा होगा, जो दो सुपीरियर की बात को जिसको सुनना पड़ रहा होगा। बट वहीं पर अगर आपने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अच्छे से फॉलो नहीं किया तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ गड़बड़ हो सकती है। तुम कॉमर्स, साइंस और ह्यूमैनिटीज को एक साथ बैठ के पढ़ा रहे हो तो भाई कहाँ ही बच्चा पढ़ पाएगा। साइंस वाले को क्या मतलब है कि इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ाया जा रहा है, बिजनेस स्टडीज में क्या पढ़ाया जा रहा है। ऐसी एक कॉमर्स वाले को क्या मतलब है कि आप फिजिक्स में क्या कर रहे हो, पर उसे वहां बैठना पड़ रहा है। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ रहा है, पूरे स्कूल के रिजल्ट पे फर्क पड़ गया। तो अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को सही से फॉलो नहीं किया जाता तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे उसका असर पड़ता है। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए प्रिंसिपल अच्छे से? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। तो 4 प्रिंसिपल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, सॉरी 5 प्रिंसिपल। अब चलते हैं अपने 6th प्रिंसिपल की तरफ। तो बेटा 6th प्रिंसिपल क्या है? 6th प्रिंसिपल इज अबाउट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सबसे पहले ना इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि इस वाले प्रिंसिपल के नाम का मीनिंग क्या है। तो देखो पहले नाम का ही मीनिंग समझते हैं। लिखा है subordination of individual interest, subordination of individual interest to
जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है इसका। मतलब कुछ ऐसा है कि मान लो अभी जैसे छुट्टी चल रही है, गर्मी की छुट्टी चल रही है ना, तो गर्मी की छुट्टी चल रही है और तुम्हारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, तुम्हारे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं, भरा पड़ा है भाई साहब घर, चाचा के बच्चे, बुआ के बच्चे, मासी के बच्चे, भाई सब लोग, तुम कजन लोग इकट्ठे होके पूरे घर में धूम धड़ाका तुम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो ये सारा घर तुम्हारा भरा पड़ा है मेहमानों से, क्योंकि इस टाइम पर छुट्टी चल रही है, सब बच्चे लोग अपने कजन्स के साथ खूब इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब एक साथ बैठते हैं ना तो भाई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। पहले तुम हमेशा साथ में सोया करते हो, एक ही रूम में तुम सारे बच्चे मिलके सो जाया करते हो। अब क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि तुम सबने यहाँ पर क्या किया कि ये जो एक बच्चा है ना, ये तुम्हें पता है, ये वही हमारा राजू, और राजू इज द वेरी नॉटी पर्सन, यू नो। आपको पता है ना कि राजू कितना हमारा नालायक और नॉटी और चंचल बच्चा है। तो ये बहुत नॉटी है, बहुत शरारतें करता है, सबको बहुत परेशान करता है। तो एक दिन क्या हुआ कि सारे लोग ना बहुत परेशान हो गए सारे लोग कि भाई राजू ने ना सबकी नाक में दम कर दिया, बहुत परेशान कर रहा था सबको। कभी किसी बच्चे को रुला रहा था, कभी किसी बच्चे को रुला रहा था, कभी किसी बहन को छेड़ रहा था, अपनी किसी बहन को छेड़ रहा था। तो बहुत दुखी कर दिया एक दिन उसने, बहुत दुखी कर दिया। अब जब बहुत दुखी कर दिया तो यहाँ पर जो आप लोगों के सबके पेरेंट्स बैठे हुए अपनी पार्टी कर रहे थे, पार्टी शार्टी चल रही थी, तो उसमें से एक बच्चा जाता है और अपनी मम्मी को बुला के लेके आता है, बुला के लेकर आता है कि आप आओ जरा, राजू ने दुखी कर रखा है। तो ऐसे में ये गए और इन्होंने कहा कि हाँ बच्चों बताओ क्या बात हो गई, कैसे परेशान हो रहे हो सारे, क्यों नहीं सो रहे हो चुपचाप, बहुत आवाज आ रही है तुम्हारे कमरे से। तो सबने कहा कि किसी की चाची लगती होंगी, किसी की कुछ लगती होंगी, भाई जिसका जो भी रिश्ता हो, किसी की ताई लगती होंगी। तो उन्होंने कहा ये राजू बहुत परेशान कर रहा है, अगर आज ये राजू को आपने अपने पास नहीं सुलाया तो हम में से कोई भी आज नहीं सोएगा और हम सब बाहर घूमने निकल जाएंगे, फिर आप ढूंढते रहना कि हम लोग कहाँ हैं, हम लोग तो निकल जाएंगे, पूरे रात को बाहर ही घूमेंगे फिर। अब बच्चों को रात को बाहर घूमने के लिए कैसे मम्मी पापा भेज दें कि भाई देखो इतना सेफ नहीं होता, उनको थोड़ा सा डर लग रहा था, कई लोग भेज देते हैं, कई लोगों को डर लग रहा था कि नहीं यार अभी बच्चे छोटे हैं, अभी इनको इतना नहीं अलाउड करते कि नाइट आउट के लिए चले जाएं सारे मिलके, वैसे भी शरारती है। तो सबने एक जिद पकड़ ली राजू को छोड़ के कि भाई आज राजू हमारे साथ नहीं सोएगा, क्योंकि राजू हमें कर रहा है बहुत परेशान, आज राजू को पनिशमेंट के तौर पे आप अपने पास सुलाओ, तभी हम लोग अब सोएंगे, अदरवाइज हम नहीं सोने वाले, हम लोग छोड़ के जा रहे हैं, हम लोग तो बाहर फिर पार्टी करेंगे और वहां पे भी राजू को लेके नहीं जाएंगे। अब भाई यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई सारे लोग एक तरफ हो गए और अकेला राजू हो गया। अब किसकी बात सुनी जाए, बताओ किसकी बात सुनी जाए। राजू कह रहा है नहीं नहीं मैं नहीं करता किसी को परेशान, ये सारे मिलके मेरे को परेशान करते हैं, मैं तो नहीं कह रहा किसी को भी कुछ। अब पता तो मम्मी पापा को भी होता है, राजू के मम्मी पापा पीछे बैठे हुए तो उन्हें पता था हमारा लड़का कैसा है, वो तो बेचारे कुछ बोल ही नहीं रहे थे, वो कहते कोई बात नहीं कर लो जो करना है। तो एक बात बताओ किसकी बात सुनी गई होगी, किसकी बात, राजू की बात सुनी गई होगी या बाकी सारे कजन्स की? आप कहेंगे कि बाकी सब कजन्स की बात सुनी गई और बाकी सब कजन्स की बात यहाँ पर सुनी गई और राजू की बात किसी ने यहाँ पर नहीं सुनी और राजू की बात को कर दिया इग्नोर, राजू की बात को करा इग्नोर और बाकी सबकी बात को यहाँ पर सुना गया। ठीक है, क्यों किया उन्होंने ऐसा काम? क्योंकि भाई देखो एक अकेले राजू की वजह से बाकी सारे बच्चों को घर से बाहर जाने की परमिशन कैसे दे दे, बाकी सारे बच्चे रात भर बाहर भटकते रहेंगे, पता नहीं कहाँ घूमेंगे कहाँ नहीं घूमेंगे, एक डर लगा रहेगा। तो इससे अच्छा है कोई बात नहीं, आज राजू को समझा बुझाकर अपने पास सुला लेते हैं, आज राजू की बात नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि एक अकेले राजू की वजह से बाकी सारे कजन्स को हम यहाँ पे परेशान नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको पता है क्या हुआ है, यहाँ पर दो इंटरेस्ट देखे जा रहे हैं कि भाई ये तो हो गया जनरल इंटरेस्ट, ये जो कजन्स जो मिलकर यूनिटी बनाकर एक बात कह रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की भलाई छुपी है, वो है बेटा जनरल इंटरेस्ट। और वहीं पे ये जो राजू अकेला अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, ये हो गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट। दो इंटरेस्ट देखने को मिले, एक तो मेजॉरिटी वाला इंटरेस्ट जिसमें सब लोग मिलकर बोल रहे हैं एक ही बात को, ठीक है, जो कि फायदे की बात थी, और वहीं पे राजू अकेला एक बात को बोल रहा है, वो अकेला है, तो उसका इंटरेस्ट हो गया इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो किसको प्रायोरिटी दी गई, किसको प्रायोरिटी यानी कि किसकी बात को माना गया है, कजन्स की बात को यानी कि जनरल इंटरेस्ट को। तो यही बात ये प्रिंसिपल समझाता है कि जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक जनरल इंटरेस्ट है और एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे लोग एक तरफ है और एक अकेला पर्सन एक तरफ है,
तो वहां जब हमें डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेने के लिए हमें गाइडलाइंस क्या मिली, क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि ऐसे में प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, जनरल इंटरेस्ट को, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेशन में डाल देना चाहिए। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सेकेंडरी, कि आप हमारे लिए फिलहाल अब सेकंड ऑप्शन हो, फर्स्ट ऑप्शन हमारे लिए जनरल इंटरेस्ट है, हम अपनी प्रायोरिटी उधर लेकर जाएंगे, क्योंकि एक जने की वजह से हम इतने सारे लोगों को सफर नहीं करा सकते। समझ आया क्या कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट? सबऑर्डिनेशन ऑफ, सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हम सेकेंडरी मान रहे हैं अगर कभी भी कंपैरिजन जनरल इंटरेस्ट के साथ हो रहा है तो। ठीक है, तो अब मैं जरा आपको इसकी लैंग्वेज पढ़वा देती हूँ, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल पे आऊंगी जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो देखो जरा क्या लिखी है बात, द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक द प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन वन इंडिविजुअल, कि हमेशा जब भी कभी इस तरीके की बात आएगी तो इंटरेस्ट हम ऑर्गेनाइजेशन को देंगे किसी एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के अगेंस्ट, अकॉर्डिंग टू द फ्योल, क्योंकि फ्योल ने तो यही बोला है। सो एवरी वर्कर्स हैज सम इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर वर्किंग इन द कंपनी, क्योंकि देखो हर एक वर्कर जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो अपने किसी पर्सनल मोटिव के साथ आता है, एंड कंपनी हैज गॉट इट्स ऑन ऑब्जेक्टिव, और देखो कंपनी के खुद के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी want to get maximum output from its employees at competitive cost, कि एक कंपनी चाह रही है कि हम कम से कम सैलरी दें, एक कम्पिटिटिव सैलरी दे दें, मतलब नॉर्मल एक सैलरी दे दें और ज्यादा आउटपुट ले लें अपने एम्प्लॉय से, यानी कि ज्यादा काम करा लें। बट वहीं पे एन एम्प्लॉय में वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी व्हाइल वर्किंग द लीस्ट, लेकिन एक एम्प्लॉय कहता है मैं काम तो 4 घंटे करूं और पैसा मुझे 8 घंटे का मिल जाए। तो भाई देखो वो अलग सोच रहा है और वहां पे कंपनी क्या सोच रही है, काम हम 8 घंटे कराए, पैसा हम 4 घंटे का दे। तो दोनों अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं यहाँ पर। इन अनदर सिचुएशन, एक और ऐसी सिचुएशन हो सकती है, एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय में डिमांड सम कंसेशन विच इज नॉट एडमिसिबल टू एनी अदर एम्प्लॉय लाइक वर्किंग फॉर लेस टाइम। कई बार क्या होता है कि एक एम्प्लॉय फेवर मांग रहा है कि भाई मुझसे थोड़ा कम काम करा दो या मुझे थोड़ी जल्दी छुट्टी दे दो, दूसरे एम्प्लॉय को वो बात पसंद नहीं आ रही है तो वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सो इन ऑल द सिचुएशन द इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप और द कंपनी विल सुपरसीड, यानी कि उन्होंने कहा कि इन सभी सिचुएशन के अंदर जो ग्रुप है या जो कंपनी कह रही है वो सुपरसीड का मतलब क्या है, उसे सुपीरियर अथॉरिटी दी जाएगी, उसे प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर वन इंडिविजुअल, किसी एक के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट जो होता है वर्कर्स का या स्टेक होल्डर्स का वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर्सन से ज्यादा, यानी कि एक पर्सन के लिए बहुत सारे लोगों को हम यहाँ पर कह सकते हो कि नाराज नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे साथ हमारे ऑनर हैं, शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, हमारे फाइनेंसर हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, हमारी टैक्स अथॉरिटी, हमारी सोसाइटी है। इन सब लोगों को हम सेक्रीफाइस नहीं करा सकते एक ही व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर समझते हो ना, जो हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, समझ गई बात? तो देखो अगर मैं आपको फिर से इसका एक एग्जाम्पल दूं कंपनी से जुड़ा हुआ, तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि अगर मान लो एक एम्प्लॉय है, वो कहता है जी मुझे ना 90,000 सैलरी चाहिए पर मंथ, आप मुझे 90,000 सैलरी दे दो पर मंथ। अब कंपनी कहती है कि यार अगर तुम्हें 90,000 मैंने सैलरी दी तो भाई देखो मुझे कस्टमर के लिए प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैं कैसे अफोर्ड करूँ, अभी मेरी अर्निंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं आपको दे पाऊँ। भाई मैं सप्लायर को पैसे नहीं दे पाऊंगा अगर मैं तुम्हें 90,000 सैलरी दूंगा, मैं गवर्नमेंट को शायद टैक्स भी ना पे कर पाऊँ, मैं अपने इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न भी ना दे पाऊँ। तो इतने सारे लोगों के लिए, इतने सारे लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तुम एक बंदे के लिए। तो भाई हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं, तुम हमारी कंपनी छोड़कर चले जाओ, कोई बात नहीं, हम किसी और को रख लेंगे, आप कंपनी छोड़ दो, हम आपका इंटरेस्ट पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर हो गया प्रिंसिपल? वेरी गुड। बच्चों को पूरे साल कंफ्यूज करता है ये वाला प्रिंसिपल, बट आई गेस, मैं उम्मीद करती हूँ ये कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बल्कि आप जिनका कंफ्यूजन है उसको दूर कर दोगे। ठीक है, समझा दोगे, तुम इतने अच्छे समझदार बच्चे हो मेरे। तो बेटा 6 प्रिंसिपल तो हो गया, अब बढ़ते हैं अपने 7th प्रिंसिपल की तरफ, जो मेरा तो बहुत फेवरेट है। तो बेटा अब नेक्स्ट प्रिंसिपल का नाम है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या नाम है? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पैसा,
और वो पैसा किसको दिया जा रहा है? एम्प्लॉयज को। मतलब कि तुम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय से इतना सारा काम कराते हो भाई, तो काम के बदले में उनको पैसा तो देना पड़ेगा ना। एक इंसान तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आकर अपना खून पसीना बहा रहा है, तो बदले में तुमसे कुछ तो पैसा चाहता है। तो बेटा उसके उस मेहनत के बदले में आप जो उसको पैसा देते हो, उसे ही बोला जाता है रेम्यूनरेशन। अब फ्योल साहब ने भाई ऑफिसेज में काम करते थे, सभी के व्यू पॉइंट्स देखते थे, सभी के फीडबैक्स को वो यहाँ पर देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे थे कि पैसा कहाँ तक एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है, या पैसा कितना रोल प्ले कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा माहौल बनाकर रखने में, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। तो क्या फर्क पड़ता है एक अच्छे रेम्यूनरेशन का। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब उन्होंने कलेक्ट किया अपनी रिसर्च प्रोसेस के अंदर, तो उन्होंने हमारे सामने रेम्यूनरेशन की कुछ क्वालिटीज़ रखी। अब वो क्या क्वालिटी थी जरा ध्यान से समझेंगे। तो उन्होंने बोला द ओवरऑल पे एंड द कॉम्पेंसेशन शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज एंड द कंपनी। उन्होंने बोला कि जो फेयर है, जो रेम्यूनरेशन है सॉरी, वो फेयर होना चाहिए एम्प्लॉयज एंड दी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेटा पहली क्वालिटी दी फेयर की। अभी मैं बताऊंगी कि फेयर का मतलब क्या होता है। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस विच शुड गिव देम एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उन्होंने कहा कि फेयर से मतलब क्या है कि वो कम से कम इतना होना चाहिए कि एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करे। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। और उसके साथ साथ ये पैसा ऐसा हो कि कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के अंदर आता हो। इन अदर वर्ड्स रेम्यूनरेशन शुड बी जस्ट एंड इक्विटेबल। ये कीवर्ड्स हैं, जस्ट एंड इक्विटेबल, कि रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए। एंड दिस विल, की लाइंस, दिस विल एंश्योर congenial atmosphere and good relationship between the workers and management। और यही चीज वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा रिश्ता बनाएगी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगी। अब शब्दों में तो आपने इस बातों को समझ लिया। अब मैं बताती हूँ कि एक्चुअल इसके पीछे रियलिटी क्या है, ये क्या कहना चाह रहे थे इस प्रिंसिपल से। ठीक है बच्चे, तो चलो मेरे साथ जरा पहले समझो कि वो क्या बात कह रहे हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अरे भाई इनको देखो जरा, ये अपना रंग क्यों बदल रहे हैं भाई भाई, बार बार क्यों बदल रहे हो? मैं लोगों के रंग बदलने से परेशान हो रही हूँ, तुम यहाँ पर भी रंग बदल रहे हो। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? चलो जी। तो बेटा रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? उन्होंने दो बातें बोली कि रेम्यूनरेशन जस्ट होना चाहिए और रेम्यूनरेशन इक्विटेबल होना चाहिए। अब जस्ट का मतलब यहाँ पर फेयर से ही था कि रेम्यूनरेशन फेयर होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? देखो हमारा राजू, हमारा प्यारा राजू, हाँ जी, तो राजू आपको पता है पढ़ लिख गया भाई, एमबीए बन गया राजू, लंदन से एमबीए करके आया, मम्मी पापा का खूब पैसा खर्च करके भी आया भाई, लगा दिया उसने 10 से 12 लाख रुपए एमबीए बनने तक। अब राजू जब बन गया जेंटलमैन और एमबीए बन गया, तो जा रहा था अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए। एक कंपनी से उसे कॉल भी आया था कि आज जाइए राजू जी और हमारी कंपनी आपका स्वागत करती है, आइए और काम करिए हमारे साथ। तो राजू जी गए इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में बैठे हुए थे, इंटरव्यू बहुत बढ़िया हुआ, बात आई सैलरी की, तो सैलरी का डिस्कशन चल रहा था। तो कंपनी कहती है कि राजू जी आपने एमबीए तो भले ही लंदन से की है, बट राजू जी आपके पास अभी कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, तो हम आपको यहाँ पर ऑफर करते हैं 10,000 रुपीज। कितना ऑफर कर रहे हैं? 10,000 रुपीज। अब जैसे ही राजू के कानों में आवाज पड़ी 10,000 रुपए, कितने दे रहे हो? 10,000 रुपए। हाँ। राजू ने कहा 10,000 रुपए ये मुझे दे रहे हैं, 10 लाख रुपए मैं खर्च करके आया हूँ अपनी एमबीए की डिग्री के लिए, और ये मुझे सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हैं। क्या होता है आज के जमाने में 10,000 रुपए में? प्लस एमबीए क्वालिफाइड हूं मैं, एमबीए क्वालिफाइड। इन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई कि ये मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको पता है राजू को, यहाँ पर राजू को जो फेयर ऑफर किया गया है, यानी कि जो रेम्यूनरेशन ऑफर किया गया है, वो जस्ट नहीं था। चलो इसका एग्जाम्पल मैं खुद पे ले लेती हूँ, मेरे को खुद पे भी एग्जाम्पल लेने में मजा आता है।
मैं भी हुई वेल क्वालिफाइड, मैंने अपनी पूरी टीचिंग की डिग्री सारी ले ली, मास्टर वास्टर सब कर लिया कॉमर्स में। मैं पहुंची एक स्कूल में काम करने के लिए और मैंने भी वहां पर इंटरव्यू दिया, डेमो सेशन दिया, सब एकदम बढ़िया, बच्चे एकदम खुश। अब बात आती है सैलरी की। उन्होंने कहा हाँ जी मैम सैलरी की बात कर ले। मैंने कहा बिल्कुल करिए सर, उसी के लिए तो आई हूँ मैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा मैम हम आपको सैलरी देते हैं 8,999। मैंने कहा व्हाट, क्या मैंने कुछ गलत सुना? आपने एक 9 कम लगाया क्या? क्या बोला आपने? 8,999। मैंने कहा आपको पता है मेरे पास कितना वर्क एक्सपीरियंस है? क्या आप जानते हैं कि कितने वर्क एक्सपीरियंस है मेरे पास? जितनी सैलरी आप मुझे ऑफर कर रहे हैं 9,000, 9 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, और आप मुझे 8,999 ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा ये लो 1 रुपये अपने हाथ में रखो, ये 9,000 अपने पूरे कर लेना और अपने पास ही रखो अपने पैसे, मुझे नहीं करनी आपकी जॉब। क्यों? क्योंकि वो फेयर नहीं था भाई, क्योंकि आप अपने एम्प्लॉय को इतना पैसा नहीं दे रहे हो कि वो अपने रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सके। जितना वो डिजर्व करता है आप उसको उतना नहीं दे रहे हो। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल। अब मैं फिर गई किसी एक अनदर स्कूल के अंदर इंटरव्यू देने के लिए, तो फिर से वहाँ पर सैलरी की बात हुई। तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम बताइए आप कितनी सैलरी डिमांड कर रही हैं। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, मान लो अब मेरे पास ज़ीरो एक्सपीरियंस है, मान लो मैं पहली बार गई थी किसी स्कूल में जॉब करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताइए मैम आपको कितनी सैलरी चाहिए। मैंने कहा ज़्यादा नहीं, 99,999। उन्होंने कहा मैम एक बार और बताएंगे, हम शायद सुन नहीं पाए ढंग से। मैंने कहा 99,999। कहते मैम वी आर वेरी सॉरी, हमारा बजट नहीं है, हम आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, वी आर वेरी सॉरी मैम, जीरो एक्सपीरियंस के साथ आप 99,999 डिमांड कर रही हैं, वी आर वेरी सॉरी, हम आपको यहाँ पर काम नहीं दे सकते, आप प्लीज़ जा सकती हैं। अब यहाँ पर जो हुआ पता है क्या हुआ? यहाँ पर इक्विटेबल नहीं था रेम्यूनरेशन। इक्विटेबल मतलब कि दैट वाज नॉट विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। भाई मैं तो जितना पैसा मिल जाए उतना लेकर खुश हूँ, लेकिन कंपनी की कैपेसिटी भी तो देखनी होती है ना यार, कंपनी उतना पे कर सकती है नहीं कर सकती, कंपनी के बजट के अंदर भी आना चाहिए आपका पैसा। अब तीसरी सिचुएशन हुई, तीसरी सिचुएशन के अंदर फिर मैं एक स्कूल में गई, मैंने कहा चलो भाई सैलरी की बातचीत चल रही है। तो वहाँ पर अब बात हुई कि मैम आपके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपके टीचिंग को देखते हुए हम आपको यहाँ पर ऑफर करते हैं 59,999। 59,999। मैंने कहा, और मैंने कहा इंक्रीमेंट? कहते मैम हम हर साल इंक्रीमेंट कर देते हैं, सो डोंट वरी, आपका इंक्रीमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, अभी जस्ट बिकॉज आपका फर्स्ट ईयर है हमारे स्कूल में, तो इसलिए आपकी सैलरी 59,999 है, और आपके स्किल्स को देखते हुए ही हमने आपको ये ऑफर किया है। आप 11th-12th क्लास को पढ़ाने वाली हैं, 2 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी आप, और प्लस आपका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपको ये ऑफर दिया गया है, और नेक्स्ट ईयर आपका अच्छे से इंक्रीमेंट हम कर देंगे। हमारे स्कूल की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और पेइंग कैपेसिटी भी। मैंने कहा डन, कर दो डील डन। तो यहाँ पे डील डन पता है क्यों हुई? क्योंकि रेम्यूनरेशन हो गया जस्ट एंड इक्विटेबल। क्योंकि जस्ट का मतलब है वो इतना था कि मैं खुश थी उससे, रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा मेंटेन हो जाएगा उससे, प्लस वो कंपनी की भी पेइंग कैपेसिटी के अंदर आता है। और पता है क्या, अगर मान लो वो मैं 8,999 वाली जॉब अगर ज्वाइन कर लेती ना, तो तुम्हें पता है जैसे ही मैं उस स्कूल में कदम रखती ना, तो कदम रखते मेरा दिल इतना फुकता कि भाई मैं पूरे दिन यहाँ पे इतना काम करने वाली हूँ और बदले मुझे सिर्फ क्या मिल रहा है? 8,999। बहुत कुड़कुड़ कर जैसे स्कूल का प्रिंसिपल मेरे सामने से गुजरता होगा ना, जिसके साथ मेरी डील हुई होगी, उस टाइम पे सैलरी की बातचीत हुई होगी, मैं उसको देख के इतने मन में इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलती होंगी ना कि यही है वो। सोचो, तो भाई मन मार के काम करूंगी, अच्छा एटमोस्फेयर नहीं रहेगा। अगर वो वाला स्कूल मुझे मजबूरी में रख लेता 99,999 वाला, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम से टीचर नहीं मिल रही थी, बोर्ड एग्जाम पास में थे और उनको ज़रूरत थी बहुत, कि तो मुझे वो मजबूरी में काम चलाने के लिए चाहे 1 महीने के लिए रख रहे थे, तो 1 महीने तक मैं उन पर बोझ थी। जैसे ही मैं प्रिंसिपल ऑफिस के सामने से निकलती होंगी ना, तो प्रिंसिपल मुझे देख के कहता होगा, देखो हमारे स्कूल का बोझ, पता नहीं कब हमारा बोझ हल्का होगा भाई, कब हमें इस मैडम से छुटकारा मिलेगा, हम दूसरी रखें, फटाफट ये वाला सेशन बीते और हम दूसरी मैडम बुलाएं, भाई ये बोझ है। क्यों?
भाई वो नहीं पे कर पा रहे थे, उनको बोझ लग रहा था मेरा पैसा देना, मैनेजमेंट खुश नहीं था इतना पैसा मुझे देकर। लेकिन तीसरा स्कूल जो मुझे 59,999 ऑफर कर रहा था, वो पैसा मेरी जेब में आ रहा था, मैं भी खुश थी, जिनकी जेब से निकल रहा था वो भी खुश था, हम आपस में खुशी खुशी रहते थे। क्यों? क्योंकि दोनों को लग रहा था कि यार सही है, जस्ट एंड इक्विटेबल है, जितना होना चाहिए उतना है। तो देने वाला भी खुश, पैसे लेने वाला भी खुश, और इससे होता है कॉन्जेनियल एटमोस्फेयर क्रिएट, यानी कि एक अच्छा खुशनुमा एटमोस्फेयर क्रिएट होता है, अच्छा रिलेशनशिप बनता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर। अब आया समझ में रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज से यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे थे कि कॉन्जेन्युअल एटमोस्फेयर बनेगा, अच्छा रिलेशनशिप बनेगा, वर्किंग स्मूथ हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की, और कैसा होना चाहिए रेम्यूनरेशन, जस्ट एंड इक्विटेबल। तो बच्चों आज हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल्स और पढ़ लिए हैं, टोटल 7 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले इन 7 प्रिंसिपल को अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स, इनके कॉन्सिक्वेंसेस, वायलेशन के कॉन्सिक्वेंसेस लिखो, केस स्टडीज इनकी प्रैक्टिस करो, और बेटा मुझे कीवर्ड्स प्लीज फीडबैक में दे दिया करो यार, कमेंट में। मुझे भी खुशी मिलती है कि यार अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि यार तुम पढ़ रहे हो। मैं मेहनत कर रही हूँ पर मुझे नहीं पता चल रहा ना, मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन तुम ही हो। तो भाई मुझे मोटिवेशन देते रहा करो टाइम टू टाइम अपने कमेंट्स से कि यस मैम सब समझ में आ रहा है, सब ठीक चल रहा है, और हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। ठीक है, तो चलो बालकों, मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रिंसिपल्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।